1991 में जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। आसियान क्या है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज पूजा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, मतलब कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। सो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही कोल्ड वॉर एंड होता है उसके बाद पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक सुपर पावर बचती है और वो होती है अमेरिका। सो बाकी की कंट्रीज है जो पूरे वर्ल्ड में उनको इस बात की टेंशन होने लगी कि कहीं अब अमेरिका हम पे जो है राज ना करने लगे, इसलिए सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत सी ऐसे नेशंस थे, बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जो उभरे एंड जो कि एक चैलेंज बन सकते थे अमेरिका के लिए। सो ये सारे टॉपिक्स जैसे कि आप देख सकते हो, यूरोपीय यूनियन, आसियान, दक्षिण एशिया, ब्रिक्स, रूस, इंडिया, इजराइल, चीन। सो ये सारे नेशंस या हम कहें नेशंस का एक ग्रुप था जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो हम इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो इस चैप्टर को समझने के लिए और यूरोपीय संघ क्या है इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या सिनेरियो होता है एंड किस तरह से जो ये सारी सुपर पावर्स हैं, ये सारी सुपर पावर्स कैसे अमेरिका के सामने आती हैं और अमेरिका के लिए यहाँ पे ये सब एक चैलेंज साबित होती है। सो बात करते हैं हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो देखो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद का हम यहाँ पे सिनेरियो पढ़ रहे हैं जो कि 1945 में, आपको पता है, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो एंड होता है एंड उसके बाद कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स बचती है, एक होती है अमेरिका एंड एक होती है सोवियत यूनियन। सो अमेरिका एंड सोवियत यूनियन ये दोनों क्या करते हैं कि जितनी भी कंट्रीज होती है और जो भी यूनियंस होते हैं उनको अपनी ओर करने के लिए उन्हें बहुत अलग अलग पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं, बहुत अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे इसी तरह अमेरिका ने यूरोपीय संघ के साथ किया। यूरोप के देशों की इकोनॉमी के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने यहाँ पे ज़बरदस्त मदद करी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के बहुत से देश शामिल थे। जिसके बाद क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही एंड होता है तो यूरोप के जो देश की इकोनॉमी होती है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे अमेरिका जो है यूरोप की हेल्प करता है और इस हेल्प को जाना जाने लगा मार्शल योजना के नाम से। सो देखो, 1948 में यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की जाती है। इसके माध्यम से क्या किया जाने लगा, जो यूरोप के जो देश है ना उनको आर्थिक मदद दी गई अमेरिका के द्वारा। 1949 में क्या होता है, यूरोपीय परिषद की स्थापना की जाती है जो कि यूरोप की जो भी कंट्रीज़ है, क्योंकि यूरोप में सिर्फ एक कंट्रीज़ नहीं, यूरोप जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ का एक यूनियन है, वो बनाया गया ताकि यहाँ पे राजनीतिक सहयोग किया जा सके यूरोप की कंट्रीज़ के बीच में। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 1991 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। 1945 से जो यूरोपीय संघ है वो धीरे धीरे एक संघ की तरह कन्वर्ट होने लगता है एंड फाइनली 1992 में यूरोपीय संघ जो है उसकी स्थापना हो जाती है, जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एंड पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक सुपर पावर बचती है और वो होती है अमेरिका। सो एज यू गाइस कैन सी, जो ये वाला झंडा है ये यूरोपीय संघ का झंडा है जिसमें 12 स्टार्स हैं और ये जो सारे स्टार्स हैं इनका ये मतलब है कि यूरोप के देशों में हमेशा एकता बनी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, यूरोपीय संघ है क्या। तो यूरोपीय संघ में सिर्फ एक देश शामिल नहीं है, यूरोपीय संघ जो है इसमें कई देश शामिल हैं। तो यूरोपीय संघ बनाने का एक मकसद ये था कि जो यूरोप के देश हैं जो कोल्ड वॉर के टाइम पे बट गए थे पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन में, उन सबको एक साथ लाना। तो देखो, यूरोपीय संघ बनाया गया तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, तो देखो समान विदेश और सुरक्षा नीति, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी भी समझा कि जो यूरोप के देशों में जो शामिल देश है वो अपनी अपनी अलग नीति चलाते हैं। तो यूरोपीय संघ का एक मकसद ये भी था कि जो यूरोपीय संघ में जो भी देश चाहे वो पूर्वी गठबंधन के हैं या फिर पश्चिमी गठबंधन के, उनकी एक समान कॉमन नीति हो। जो यूरोप की कंट्रीज है वो इंटरनल मैटर्स में एक दूसरे का सहयोग करे, इनकी एक समान करेंसी हो। यूरोपीय संघ की शुरुआत आर्थिक संगठन से होती है, लेकिन जैसे जैसे यूरोपीय संघ डेवलप होता है उसके बाद ये राजनीतिक रूप लेना शुरू कर देता है एंड
एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगता है, क्योंकि अब जो है यूरोपीय संघ आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन बहुत मजबूत हो गया था, इसलिए अब ये स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा, मतलब एक फ्रीली कंट्री की तरह काम करने लगा। धीरे धीरे क्या होता है, यूरोपीय संघ अपना खुद का झंडा बना लेता है, जो कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ये अपना खुद का गान बना लेता है, इसकी खुद की करेंसी हो जाती है और इसका खुद का स्थापना दिवस हो जाता है। लेकिन कई बार यूरोपीय संघ ने संविधान बनाने की कोशिश करी है, बट वो इसमें असफल रहा है। यूरोपीय संघ की विशेषता क्या क्या है, तो देखो हमने जैसे कि बात करी कि यूरोपीय संघ अमेरिका के लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये अमेरिका के लिए किस तरह से एक चैलेंज साबित हो सकता है और अमेरिका की जो पावर है उसे कंट्रोल कर सकता है काफ़ी हद तक, तो वो हम बात करेंगे इस टॉपिक में। इसका आर्थिक, राजनैतिक और सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी एंड इसका जो जीडीपी है ना वो 12,000 अरब डॉलर था। जो यूरोपीय संघ जो है, इसकी जो मुद्रा है यूरो, ये अमेरिका से भी आगे निकल सकती है। एंड यूरोपीय संघ के जो 2 देश हैं, ब्रिटेन एंड फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के पास न्यूक्लियर हथियार भी है और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में यूरोपीय संघ का दूसरा स्थान है। तो इतनी सारी डेवलपमेंट अचीव करने के बाद ये हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ जो है अमेरिका को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। अब यूरोपीय संघ के इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ने के बाद तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो इस तरह से हैं। तो देखो, यूरोपीय संघ में नए देशों को शामिल करने की कोशिश है जो कि सोवियत खेमे के हैं। तो एज यू नो, जब कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है तो क्या होता है, जो यूरोप की कंट्रीज है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। एक होता है पूर्वी यूरोप और एक होता है पश्चिमी यूरोप। सो पश्चिमी यूरोप की जो कंट्रीज है वो अमेरिका के साथ जाके अमेरिका के संगठन में शामिल हो जाती है एंड जो पूर्वी यूरोप की कंट्रीज होती है वो सोवियत यूनियन के साथ जाके उसके संगठन में शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे इसी को लेकर बहुत ज़्यादा बहस रहती है यूरोपीय संघ के देशों में कि जो सोवियत संघ के देश हैं, जो कि पूर्वी यूरोप के देश थे, उन्हें यूरोपीय संघ में शामिल ना करने के लिए कई देशों ने इसे लेकर नाराज़गी भी जताई है। सदस्य देशों की नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि जो यूरोप में जो अलग अलग कंट्रीज है वो अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है अपनी अलग अलग करेंसी को जारी करने के लिए। यहाँ पर ये कई बार एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। यूरो को लागू करने के लिए यूरोप के कई हिस्सों में नाराज़गी है, क्योंकि जो यूरोपीय संघ है उसने अपनी एक मुद्रा तो निकाल दी कि ठीक है यूरो को फॉलो करेंगे, लेकिन इसके जो सदस्य देश है वो अपनी अपनी करेंसी को फॉलो करते हैं। तो इसको लेकर भी इन देशों में नाराज़गी रहती है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिस्ट संधि और यूरोपीय मुद्रा को मानने से मना कर दिया है। सो ये मास्ट्रिस्ट संधि क्या है, तो ये एक एग्रीमेंट है, यूरोप के देशों ने इस पे साइन किया था और एक यूरोपीय संघ की स्थापना की थी। तो जो 2 देश हैं इन्होंने मास्ट्रिस्ट संधि को भी और यूरोपीय मुद्रा, इन दोनों को मानने से मना कर दिया है। सो ये था ओवरऑल, हमने पढ़ लिया है यहाँ पे यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ किस तरह से एक चैलेंज बन सकता है अमेरिका जैसे देश के लिए। सो यहाँ पे आई होप सो आपको वाला टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आसियान। सो आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। सो यहाँ पे आप इस मैप से अच्छे से समझ सकते हो कि आसियान में टोटल 10 कंट्रीज शामिल हैं, जो कि इस तरह से हैं: फिलीपींस, ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। सो ये टोटल 10 कंट्रीज है जो कि आसियान में शामिल है। सो आसियान के देश किस तरह से डेवलपमेंट की ओर बढ़े और किस तरह से एक चैलेंज बन गए अमेरिका के लिए, समझेंगे इस टॉपिक में। सो देखो, आसियान क्या है? 1967 में क्या होता है, 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी। अब बैंकॉक घोषणा पत्र क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जिस पे 5 देशों ने सिग्नेचर करा और ये कहा कि चलो हम आसियान बनाते हैं। तो ये 5 देश कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। सो ये 5 कंट्रीज थे जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पे सिग्नेचर करे और आसियान की स्थापना करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाद में 5 और देश आसियान में शामिल हो गए और आसियान में शामिल देशों की संख्या 10 हो गई। सो बाद में कौन से देश शामिल होते हैं? तो देखो, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस,
म्यांमार और कंबोडिया बाद में जो है ये आसियान में शामिल हो जाते हैं और आसियान के सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 10। सो नाउ टोटल 10 कंट्रीज जो हैं वो आसियान में शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आसियान की पॉपुलैरिटी की क्या वजह है। तो आसियान शैली क्या है? तो देखो, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया तरीका स्थापित करके आसियान ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमाई है। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है? तो देखो, आसियान शैली का यही मतलब है कि आसियान देशों के बीच में क्या होता है कि मान लो लाओस में किसी बात को लेकर टकराव हो रहा है फिलीपींस से, तो आसियान देश क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो है मेल मिलाप का एक नया तरीका अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, इन दोनों को बिठाते हैं और बातचीत के द्वारा इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करवाते हैं, बजाय कि इन दोनों देशों का टकराव सैनिक तक पहुंचे और अपने अपने देशों की आर्मी ले आए। ऐसा ना हो इसलिए आसियान के देशों ने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका अपनाया है। सो आसियान के 3 स्तंभ क्या हैं? तो देखो, आसियान के 3 स्तंभ कुछ इस तरह से हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सो ये जो क्वेश्चंस है ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो दैट्स वाई ये वाले टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करवा रही हूँ। सो अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अभी इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो बात करते हैं आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है। सो आसियान सुरक्षा समुदाय का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आसियान की जो मेंबर कंट्रीज है इनमें से किसी का भी अगर एक दूसरे के साथ टकराव होता है तो जो वो विवाद है वो सैनिक टकराव तक ना पहुंचे, उससे पहले ही मेल मिलाप के तरीके से सुलझा दिया जाए। आसियान आर्थिक समुदाय का क्या मतलब है? तो आसियान आर्थिक समुदाय का ये मतलब है कि जो भी आसियान की कंट्रीज है, तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जो आसियान की कंट्रीज है इन सब के लिए एक कॉमन मार्केट बनाया जाए जहाँ पे जो आसियान की मेंबर कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके और जो ये इलाका है ना जिसमें आसियान की कंट्रीज शामिल है यहाँ पे डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो ये आसियान के देश है इनके बीच में एक दूसरे का कल्चर जो है वो शेयर कर सके और एक दूसरे के कल्चर को बढ़ावा दे सके। सो ये था आसियान शैली क्या है कि किसी भी टकराव, अगर आसियान के देशों में कोई भी टकराव होता है तो उसे सैनिक टकराव तक ना ले जाया जाए, उससे पहले उसे सहयोगात्मक और टकराव रहित तरीके से सुलझा दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है। देखो, आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। मतलब जो ये आसियान के देश हैं इनकी सुरक्षा करने के लिए और इनकी विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए एक आसियान का क्षेत्रीय मंच बना दिया गया, जहाँ पे ये जो सारी मेंबर कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ जो फॉरेन पॉलिसीज होती है उनको डिस्कस करती है और एक कॉमन डिसीजन लेती है और उसी के साथ जो है अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाती है आसियान के देशों की सुरक्षा करने के लिए, ताकि जो आसियान के देश है इन पर कोई हमला ना कर सके इसलिए। और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में क्षेत्रीय मंच की स्थापना की जाती है। आसियान का विजन दस्तावेज 2020 क्या है? देखो, आसियान विजन दस्तावेज 2020 में क्या कहा गया है कि आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि आसियान की जो पॉपुलैरिटी है वो इस तरह से भी है कि टकराव की जगह पहली बात तो ये बातचीत को बढ़ावा देता है, कोई भी टकराव हो वो सैनिक टकराव तक ले ही नहीं जाता। इस नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को भी समाप्त किया है। तो ये आसियान की जो नीति है, टकराव की जगह बात करने की नीति, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सो इसलिए भी जो आसियान देश है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं। भले ही जो इनकी इकोनॉमी है वो अमेरिका की इकोनॉमी के मामले में थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कंट्री की, जो कि है चाइना। सो इन प्रेजेंट अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है। इन प्रेजेंट अगर हम देखें तो चाइना की इकोनॉमी एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है अमेरिका के सामने। लेकिन अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि चाइना पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, तो हम कुछ इस तरह से इसे पढ़ेंगे कि जो चाइना है वो पहले इतना डेवलप्ड नहीं था जितना आज है। चाइना में क्या होता है, माओ एक नए लीडर आते हैं, इसके नेतृत्व में जो चाइना है वो समाजवाद को अपनाता है और पूंजीवाद देशों से दूरी बना लेता है। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद सोवियत यूनियन का जो मॉडल है इस पे आधारित था, जिसमें क्या होता था, जो कंट्रीज होती थी और उसमें जो लीडर्स होते थे वो सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के हाथ में दे देते थे कि गवर्नमेंट ही सारी पॉलिसीज़ बनाएंगी। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत मॉडल पर ही आधारित थी। ऐसे में क्या होता था
ये सिर्फ अपने ही रिसोर्सेज का यूज़ करता था और किसी भी दूसरे पूंजीवादी देश से कोई भी हेल्प नहीं लेता था, जिसके कारण इसके बाद फॉरेन करेंसी है इसकी कमी होने लगी और धीरे धीरे जो है चाइना बहुत ज़्यादा गरीब होने लगा। खेती से पूंजी निकालता था और उद्योगों में लगाता था। चीन जो आयातित सामान है उसको जो है घरेलू स्तर पे बनाने लगा, क्योंकि पूंजीवादी देशों से तो दूरी बना ली थी, तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था और जो भी चीज़ें थी वो ये अपनी कंट्रीज़ में ही बनाने लगा। चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 5 to 6% ही थी। 1970s में क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं चाइना में जिससे चाइना की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। तो अगर हम आज चाइना की इकोनॉमी देखें तो चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो कहीं ना कहीं 1970s में जो डिसीजन लिए गए उन्हीं का असर है कि आज भी चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। 1970s में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री चाओ एन लाई एक नए लीडर आते हैं चाइना में, वो एग्रीकल्चर को, उद्योगों को, सेना को और साइंस को, इन सब का मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं, यानी कि इन सारे क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को अपनाते हैं। 1978 में क्या होता है, चाइना क्या करता है, ओपन डोर पॉलिसी अपनाता है, मतलब कि खुले द्वार की नीति। कि पहले जो चाइना ने पूंजीवादी देशों से दूरी बना के रखी थी, उनके लिए भी जो चाइना है वो अपने दरवाजे खोल देता है कि भाई कंट्रीज आओ, हमारे देश में ट्रेड करो, हमारे देश में प्लांट लगाओ। तो इन सब के लिए चाइना अपनी इकोनॉमी खोल देता है। अब चाइना में क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा विकास होता है। चीन ने शॉक थेरेपी को अपनाने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, क्योंकि एज यू नो जो सोवियत यूनियन है उसने क्या करा था, धीरे धीरे करने की बजाय उसने अपनी पूरी इकोनॉमी को जो है एक तरह से प्राइवेटाइज कर दिया था एक साथ, जिसके कारण जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। लेकिन चाइना क्या करता है, इससे सबक लेता है और अपनी जो अर्थव्यवस्था है इसको चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है खोलता है। वो कैसे खोलता है, तो देखो, सबसे पहले 1982 में खेतों का निजीकरण करता है। सबसे पहले क्या करता है, खेतों को प्राइवेटाइज करता है और देखता है कि क्या खेतों में ग्रोथ हो रही है। तो हाँ, 1998 में देखते हैं कि हाँ, खेतों में काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो अब ये क्या करता है, अपने जो उद्योग है उसका निजीकरण कर देता है। यहाँ पे भी चाइना को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। देन क्या होता है, चाइना सेस को अपनाता है। सेस क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो यहाँ पे इकोनॉमी होती है जिसपे चाइना ने पहले बैरियर्स लगा रखे थे कि कोई भी कंट्री हमारे देश में जो है ट्रेड नहीं करेगी। वो सारे ट्रेड बैरियर्स जो है चाइना हटा देता है और चाइना में इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है। 2001 में चाइना जो है WTO में भी शामिल हो जाता है, क्योंकि अब जब चाइना की इकोनॉमी ही इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे वो चाइना को क्या करते हैं, मेंबर बना लेते हैं। तो इसलिए 2001 में जो है WTO में चाइना शामिल हो जाता है। जब चाइना ने निजीकरण को अपनाया तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। चीन में क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, 10 लाख लोग रोजगार की तलाश में थे। पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि अब जब नई नई फॉरेन कंट्रीज चाइना में आई तो उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए, जिसके कारण जो इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। भ्रष्टाचार बढ़ा, क्योंकि गांव और शहर में रहने वाले लोगों में इनइक्वालिटी बढ़ी, अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए एंड गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि चाइना की इकोनॉमी पहले कैसी थी, साम्यवाद के मॉडल पे आधारित थी, लेकिन अब चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है और इन प्रेजेंट जो है चाइना की इकोनॉमी है जो पूरे वर्ल्ड पे जो है राज कर रही है। इवन अब अमेरिका के लिए जो चाइना है बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सो आज के टॉपिक्स में आई होप सो आप सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने बात करी है कि अमेरिका को चैलेंज करने वाली कौन कौन से देश थे। आज की वीडियो में हमने बात करी है यूरोपीय संघ, आसियान और चीन की। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।